पहले ध्यान रखना गूगल टैग्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें देख लेंगे। इसके अंदर देख लेंगे OECD को देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, फिर देखेंगे टैक्स अवॉइडेंस, फिर देखेंगे टैक्स इवेजन, फिर देखेंगे BEPS बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, फिर उसके बाद देखेंगे ग्लोबल मिनिमम टैक्स, हाँ, जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रपोज बाय OECD इज इक्वल टू 15%। कैन ये कौन सी इक्वेशन लिखी है? एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एक टॉपिक में इतनी बातें हैं। स्टार्ट करते हैं पूरी कहानी के साथ। अगेन द बिग पिक्चर देखेंगे। सबसे पहले बताओ इस पर्टिकुलर चीज़ों में कितने कितने नाम सुने, देखे हैं, जानते हो? कुछ आता है, पता है, नहीं पता है? नाम सुना है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन सुना है। और कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में कितना है? ना ना ना, मर जाएंगे हम लोग। कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 20% चल रहा है। कब से? 2019 के बाद से। 90s में ये 40% था, रिड्यूस हुआ 30% हो गया। उसके बाद 2019 में कितना हो गया? 22%। और जो नई कंपनीज आ रही हैं उनके साथ तो 15% भी है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखें तो अभी चल रहा है कितना? 22%। मैटर ये कि हम इसको क्यों देख रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि एक इक्वलाइजेशन लेवी होती है, जिसको हम लोग गूगल टैक्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कहते नहीं कि कोई अगर एक कोई फर्म है, जैसे ये पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूट है, इसका एडवर्टीजमेंट कराना हो तो कहते हैं गूगल पे कराओ, गूगल पे थोड़ा सा अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। तो ऐसे अगर एक इंस्टीट्यूट ये है, ये करवाए, इसी तरह के मल्टीपल इंस्टीट्यूट हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, मल्टीपल सर्विसेज हैं, वो अगर एडवर्टाइज करेंगी किससे? गूगल से, तो बेनिफिट किसको होगा? गूगल को। अब गूगल को होगा तो क्या गूगल यहाँ पे टैक्स देगा? बिकॉज वो नॉन रेसिडेंट है, ऑनलाइन प्रोसेस में देगा टैक्स? पॉसिबिलिटी नियरली नहीं है। तब ऐसी कंपनियां जो बहुत रुपया इंडिया से कमाती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एडवर्टीजमेंट एंड सो एंड सो फोर्थ, इनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016-17 में क्या किया? फाइनेंस बिल पास किया, और पास करने के बाद ये इक्वलाइजेशन लेवी को लगाया। इस पर क्या होता था कि एक ऐसी कंपनी जो कि नॉन रेसिडेंट इंडियन है, मतलब कि इंडिया में नहीं ऐसी कंपनी, और उस पर एडवर्टाइज करके इंडिया में उसका बेस बहुत है कस्टमर्स का और बहुत सारे पैसे बनाती है, लेकिन इंडिया में टैक्स नहीं देती, तो कहा ठीक है तुमको हम लेंगे तुमसे टैक्स। तो अप्रॉक्सीमेटली 6% टैक्स लिया जा रहा था उनसे, 6% लिया जा रहा था। अभी खाली पिक्चर देखते रहो, बाकी हम बता दें, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे चल के क्या हुआ कि ये क्या हुआ था कि एडवर्टीजमेंट के रिस्पेक्ट में था पहले, एडवर्टाइज कराने वाला, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जैसे ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं। ई कॉमर्स कंपनीज कोई नाम बता सकता है? एक दो। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ना, ये सब। इनके ऊपर भी इस चीज को एक्सटेंड किया गया, क्योंकि ये भी तो नॉन रेसिडेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, तो इनके पास ज्यादा नहीं, 2% तक इसको इंक्रीज किया गया। ये बात चली रही थी, अभी चलता ही है इंडिया में चलता ही है। उसी बीच में एक बहुत बड़ी डिबेट मार्केट में उठी। कब? जब कोविड के बाद, जब इंटरनेट का माहौल थोड़ा तेजी से बढ़ा, हर चीज इंटरनेट पे होने लगी, ज्यादातर एडवर्टीजमेंट होने लगे, ऑनलाइन प्रोसेस होने लगे, तो इंटरनेट की वजह से लोगों को बहुत सारा काम करना पड़ा। फिर उसी बीच में एक उड़ती उड़ती खबर आई कि ये जो OECD है, फुल फॉर्म क्या है इसका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कुछ कैसे। ये आई थिंक आप लोगों ने बोला था, मैं पढ़ चुकी हूँ या पढ़ चुका हूँ। क्या क्या? अरे आप लोगों ने बोला था ना कि शाम के साथ क्लास होनी थी। फिलहाल देखो, ये एक संस्था है जो कि 1961 में डेवलप की गई। 38 मेंबर हैं, पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। कितने मेंबर है?
38 मेंबर। इंडिया मेंबर है, बहुत डेवलप्ड इकोनॉमीज का है, एसोसिएट मेंबर, ध्यान रखना, बहुत तगड़ी वाली इकोनॉमी। ये जो संस्था है इसने इसी बीच में एक रिपोर्ट पब्लिश की कि अब वर्ल्ड में एक ये टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। और ये किसके ऊपर लगेगा? हर उस एमएनसीज के ऊपर लग जाएगा जिसका, जहां जो बिजनेस कर रही है वो लगभग 868 मिलियन यूएस डॉलर। अगर कोई एक ऐसी कंपनी है जो किसी भी देश में 868 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रही है, तो उसके ऊपर दे दो दो चीज। अब वो कहाँ है? आकाश, आज प्रकाश आ गए हैं? आकाश अवकाश पे, ठीक है। तो इन्हीं ने ऐसी न्यूज डाली कि ऐसी कोई भी एमएनसी है जो किसी दूसरे देश में जा रही है और डिजिटली है, और वो अप्रोक्सीमेटली 868 मिलियन यूएस डॉलर का प्रॉफिट उठा रही हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी फिजिकल प्रेजेंस वहां पर है, वहां पर नहीं है तो वो टैक्स नहीं देंगे। लेकिन अब उनके पास मैंडेटरी हो जाएगा कि वो 15% एक टैक्स उस पर्टिकुलर कंट्री को देंगी जहां से वो बेनिफिट उठा रही है। और कहा, इसी को उन्होंने क्या बोला? ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ये ग्लोबल मिनिमम टैक्स बोला तो फिर इंडिया वालों ने कहा कि यार हम क्या करेंगे, हम तो 6% लगा रहे इसी तरह की कंपनीज के ऊपर। तो कहा कि एक हिसाब से बेनिफिट है ना, तुम 6% लगा रहे हो, अब क्या हो रहा है, तुम्हें 15% तक मिलेगा, तो बेनिफिट है। तो ये जो न्यूज आई उसने क्या बोला कि जहां जहां पर ऐसे जो भी टैक्सेस चल रहे हैं जो इससे संबंधित है वो सब खत्म हो जाएंगे और ये जीएमटी लग जाएगा। ये न्यूज है खाली। अब ये जब आया तो इसमें लगभग अप्रोक्सीमेटली 140 कंट्रीज इसके ऊपर राजी हो गई हैं कि हाँ चलो ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया भी ने कहा ठीक है यार, हमारा तो बेनिफिट ही है, हम तो खाली 6 या 2% ले रहे हैं, हमारा तो बहुत बेनिफिट है। कुछ कंट्रीज अभी भी थी जो इस पर लागू नहीं है, जैसे इंडिया हो गई थी। कुछ कंट्रीज है जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसे 1-2 कंट्रीज और हैं, वो इसके ऊपर लागू नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ये है बेसिक सी न्यूज़। अब मैटर यह आता कि हम क्या करें इससे। एक बार मैं पूरी न्यूज़ को फिर से थोड़ा बता रहा हूँ ताकि एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाए। देखो, कहने का मतलब ये है कि इंडिया में ऐसी कंपनीज जिनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, लाइक गूगल, यहां से बहुत सारा रुपया कमाती है, बहुत बड़ा टैक्स बेस है। कैसे कमाती है? यहां के लोग एडवर्टाइज उससे करवाते हैं, हाँ? तो अब वो जब यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है तो उसको टैक्स तो देना चाहिए, लेकिन वो नहीं देती क्योंकि हमारे के टैक्स लॉज में ऐसे प्रोविजन नहीं है। तो ऐसे कंपनीज जो इंडिया से बहुत ज़्यादा रुपया कमाती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंस बिल को पास किया 2016-17 के बाद। एक उनके ऊपर एक टैक्स लगाया जिसको क्या बोला गया? इक्वलाइजेशन लेवी। और जनरली जो पर्पस था वो कहीं ना कहीं गूगल ही बैक में था, तो उसकी वजह से उसका नाम गूगल टैक्स भी बोला जाता है। ये बात हुई। अब ये बात उन्हीं ने किसके लिए की थी? गूगल तक के लिए। लेकिन ये गूगल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसको आगे ई कॉमर्स तक में बढ़ा दिया गया। ये तो इंडिया में चल रहा है। ये प्रॉब्लम इंडिया में थी, यही प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में भी तो है। तो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। तो पूरे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उसमें जो सबसे डेवलप्ड कंट्रीज है जिसका एक ग्रुप है ओईसीडी, ओईसीडी ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उसने एक नए तरीके का टैक्स प्रपोज किया है जिसको ग्लोबल मिनिमम टैक्स बोला जाता है, जिसका मेन पर्पस क्या है कि वो 15% हर कंट्री में लगेगा। अब कोई 6% कर रहा है तो उसको और अच्छा बेनिफिट हो जाएगा, अगर कोई 25% कर रहा है तो उसको कम लाके 15% करना, वो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर होगा। ये बेसिक सी न्यूज़ थी। अब मैटर ये आता है कि हम इससे क्या करें, हमें क्या होगा और कैसे चीज़ें हम आउटकम निकालेंगे। तो इनको अभी हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे, हम बात स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स से। क्यों करेंगे वो अभी आपको जब तक पूरा टॉपिक नहीं पढ़ोगे तब तक लिंक नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स। सबसे पहले बात करेंगे, फिर आपस में ये लिंक हो जाएगा, बस खाली कंटेक्स्ट समझ में रखना। सबसे पहला मैं चाहूंगा कि व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स देखो, जैसे मानो कोई कंट्री है, कोई एक कंट्री है जिसको 100 करोड़ रुपीस चाहिए, तो उसके पास कौन कौन से टूल अवेलेबल है? 100 करोड़ रुपए अगर उसको चाहिए किसी कंट्री को, क्या कर सकती है? शेयर्स, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी,
बहुत टेक्निकल भी नहीं, बेसिक बेसिक से बताओ जो ऊपर ऊपर समझ में आ जाए। लोन ले सकती है, लोन ले सकती है, लोन है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक से चली गई। हाँ आप श्वेता कुछ बोली, लेकिन मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। और कैसे? बॉन्ड सिक्योरिटीज आरबीआई से तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के आधार पर बहुत लिमिटेड अमाउंट में मिलता है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। जैसे गवर्नमेंट खुद बॉन्ड जीसेक स्टार्ट कर सकती है, इशू कर सकती है। जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो बॉन्ड भी हो सकता है। हाँ, और एक तरीका होता है टैक्स। टैक्स के जरिए से बेनिफिट किस में होगा? क्यों? गवर्नमेंट से जीसेक लेगी, उसमें भी इंटरेस्ट लेके बाद, तो यहां पर क्या है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट यहां वन वे सप्लाई ऑफ मनी है, तो प्रेफर क्या करेगी? यही, ठीक है। तो जनरली गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होगा तो टैक्स बढ़ाएगी या टैक्स लेगी किसी तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, जनरली गवर्नमेंट यही करती नहीं है, लेकिन इंडिया में क्या होता था, पहले क्या होता था, कॉर्पोरेट टैक्स होता था लगभग 40%, तो बहुत पैसा आता था, उसको फिर कम किया गया 30% पे, 2019 में उसको और कम कर दिया गया 22% पे। मुद्दा यार है, जब हमें टैक्स के जरिए से पैसा मिल सकता था, हम उसको कम क्यों कर रहे हैं? डूइंग बिजनेस, एफडीआई को फॉलो करने के लिए। अगर कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज्यादा होगा तो कंपनी यहाँ थोड़ी ना आएगी, क्योंकि इतना कमा रहे हो तो हम टैक्स में दिए दे रहे हैं। तो जितना कम टैक्स होता है उतना ज्यादा कंपनीज हम एफडीआई या एफपीआई को फिच करेंगे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखो, ये होगा, ये 22% है। ये इंपॉर्टेंस है हमारे कॉर्पोरेट टैक्स की, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कभी कभी कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं कि ये इस तरह के कॉर्पोरेट टैक्स को इतना कम कर देती है ना कि जीरो के बराबर, जैसे कि बहामास, नाम सुना है कहीं? बहामास, ठीक है। कैनिमन आइलैंड, कैनिमन आइलैंड, ये आपके सब वाले कंट्रीज हैं, क्या नाम है, जो नॉर्थ अफ्रीका, हाँ लैटिन अमेरिका के साथ, ठीक है। ये जो कंट्रीज, यहाँ पता कितना टैक्स है? 0%, ठीक है। यहाँ पे कितना परसेंट है? 0% कॉर्पोरेट टैक्स है। अभी क्यों किया गया? अब इनको बेनिफिट क्या होगा? चलो हमारे का तो 22% मिल रहा, इनको क्या बेनिफिट है? कॉर्पोरेट टैक्स हमने समराइज फॉर्म में बोल दिया 0% है, समझ लो टैक्स इनको कंपनी से 0% मिल रहा है, कॉर्पोरेट मत बोलिए। बेनिफिट क्या है? 0% का मतलब है कुछ टैक्स नहीं मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट, एफडीआई का इनफ्लो बहुत होता। अब जब ये एफडीआई इनके ज्यादा आएगी तो अलग अलग तरीके से इनके ऊपर, अब इनके ऊपर लाइसेंस लगाएंगे, इनके ऊपर कस्टम चार्जेस लगाएंगे, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगाएंगे। और कंपनियां इनके पास जाती भी बहुत है। बोला जाता है कि एक रिपोर्ट के आधार पर 2018-19 में वर्ल्ड का 1/3 एफडीआई इन्हीं तरह की टैक्स हेवन कंट्रीज में गया। तो ये इंपॉर्टेंस समझ में आ रही, कॉर्पोरेट टैक्स का मैनिपुलेशन कैसे चलता है, बेसिक से अंडरस्टैंडिंग रखो अभी। अब इसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन, बहुत ध्यान से सब चीज को लिंक करते हुए चलना है। टैक्स हेवन क्या है, ध्यान से देखो। टैक्स हेवन कोई चीज नहीं है, इट इज अ कंट्री। ये कोई एक कंट्री है जहां पर टैक्स नहीं है या तो ना के बराबर है, जैसे कि बहामास। तो ये क्या, टैक्स ऐसी कंट्रीज होती हैं कि जहां पर ये क्या होता है, 0% टैक्स होगा या तो बहुत मिनिमम 1%, 2% ऐसा टैक्स हो रहा होगा। अभी टैक्स हेवन, हेवन को बोलते क्या है? जन्नत। तो ये तो इनको पैसा नहीं मिला, तो जन्नत किसकी है? जन्नत इनकी नहीं है, बल्कि जन्नत किसकी है? एमएनसीज की। अब देखो खेल यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अब एमएनसीज क्या करते हैं, कहते हैं जन्नत तो वहीं, चलो भाई कैसे करेंगे? तो जो एमएनसीज हैं फिर वो दो तरह के टूल को यूज करती हैं। अब वो टूल क्या होती है? टैक्स हेवन वाली जो कंट्रीज हैं वहां पर इसको जन्नत बनाने के लिए ये लोग दो स्टेप को यूज करती है। एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। अब देखो हो क्या रहा खेल। सपोज दैट, मान लो, सपोज दैट एक कंट्री को मानो, जैसे कोई एक कंपनी है, कोई कंपनी है, उसकी जो एक कोई दूसरी कंपनी है, अपनी उसने सब्सिडरी खोल रखी है कंट्री ए में, जैसे मान लो गूगल है, ठीक है। गूगल का बेस, कस्टमर बेस सपोर्ट इंडिया में भी है, हाँ ठीक है।
तो मान लो कि अगर गूगल इंडिया में वर्क कर रहा है तो उसको बीइंग एज अ, मान लो कि वहां पे टैक्स लगना, कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा? 22% देना पड़ेगा ना। अब उसने क्या 100 करोड़ उसने कमाया तो 22 करोड़ तो साला उसी में चला गया यार, क्या नुकसान है। तो फिर क्या देखती है कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करो दया, हाँ कुछ तो करो दया। हाँ, तो क्या करती है कि सोचती क्या करना चाहिए, तो किसी एक सीए को, अच्छे वाले सीए को बुलाएगी, कहेगी इंडिया के टैक्स लॉ को पढ़ो, और वो आएगा अच्छे से काम करेगा, पढ़ेगा 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 पढ़ेगा, अगर हाँ बस यहीं पे तो गड़बड़ी है, इंडिया के किसी लॉ में कोई लूप होल है, और पकड़ लेगा, उसे पकड़ेगी यहाँ पे लूप होल है, यहाँ से पैसा बचाया जा सकता है। फिर उसने कहा अब पूरा पढ़ो लो, तो उसने एक दो लूप होल निकाल लिए, पूरा पढ़ो तुम, पैसा तुमको बहुत पैसा है बाहर। हाँ, तो उसने कहा लूप होल है गजब वाला। कहा ठीक है सर, बहुत ईजीएस्ट वे में हो जाएगा। आप एक काम करो, आपकी कंपनी, मतलब आप इंडिया में भी ऑपरेट कर रहे हो, एक सब्सिडियरी आप कहाँ पे कर दो, बहामास में भी, बहामास में कर दो, ठीक है, बहामास में कर दो, और बहामास में 0% टैक्स है। कहें अभी रुकिए हम 22% आपको बचा रहे थे, लेकिन 1% हमें मिलना चाहिए, तो 1 करोड़ के लिए बहुत हो जाएगा। देखना 22% ये यहां पर देते, इन्हीं ने अपनी एक सब्सिडियरी खुलवाई और ये दिखा दिया कि भैया जो हमारा जो टोटल बिजनेस है वो हम यहां से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा वो ऑपरेट हो रहा है बहामास में, तो हमें जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो बहामास पे हो रहा है, तो भैया बहामास में हम टैक्स देंगे। तो क्या किया इन्होंने कि ये जो 22% जो टैक्स यहां देना था, ये इंडिया के टैक्स बेस में जाता ना, तो इसी को बोल दिया, इस वर्ड को बोला जाता है बेस इरोजन। और जो ये प्रॉफिट जो टैक्स बेस था इंडिया का, जहां 22% इंडिया को मिलता है, जिसका बेस इरोड हो गया, अब ये प्रॉफिट कहां शिफ्ट हो गया, प्रॉफिट शिफ्टिंग। इसी को क्या बोलते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये मैकेनिज्म है कि जहां पर हायर टैक्स लायबिलिटी थी उसको कम करके हमने कहां भेज दिया, उस जगह जहां पर लोअर टैक्स लायबिलिटी है। तो बेस हमने यहां से इरोड कर दिया ना टैक्स का, अब 22% यहां थोड़ी ना आएगा, ये कन्वर्ट कहां होकर चला गया, बहामास में। तो जो बेस इरोड हो गया तो उसका प्रॉफिट जो था वो शिफ्ट हो गया यहां पर, और बेनिफिट किसको हो रहा है, उस एमएनसी को। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। हर कंपनी करती है, हर कंपनी करती, कौन कंपनी नहीं करती। अभी वहीं पे आ रहा है, बस एकदम वहीं पे आ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ध्यान रखना, ये क्यों पॉसिबल हुआ, जब उस सीए ने कहा कि इनके टैक्स लॉ में ये फ्लॉज है, कमी है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंपनी फॉलो करे, जो कि इलीगल तो नहीं है, ध्यान रखना, इलीगल नहीं है, क्योंकि आपके लॉ में कमी है, इलीगल नहीं है लेकिन अनइथिकल है, गलत है ना। तो ऐसी चीजें जो कि इलीगल नहीं है लेकिन अनइथिकल है, उसके जरिए से आप बीईपीएस कर रहे हो, वो क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस होता है। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या है कि आपने कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो जो लूप होल को आपने पकड़ लिया और उस लूप होल का यूज करते हुए आपने बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को डन कर दिया। ये होता है टैक्स अवॉइडेंस। अब उसी के बाद ये तो, और ध्यान रखना, ये जो बीईपीएस का प्रोसेस है ये टोटली टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर वर्क कर रहा है, मतलब लूप होल्स को फॉलो करके किया जाता है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर टाइप, गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बट गवर्नमेंट बैंक्स के लिए होते हैं। हाँ। तो वो इन सब चीज़ों के लिए मदद भी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पैसा बड़ी चीज है। पैसा बड़ी, अभी देखो अभी और भी बहुत चीज, लॉन्ड्रिंग हर चीज़ में लोग हैं। हर जगह करते हैं, तभी तो देखो भौकाल में भी रहते हैं। है ना, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अब देखो ये क्या हो रहा है, बीईपीएस कैसे हो रहा है, टैक्स अवॉइडेंस करके। अब देखो टैक्स इवेजन क्या है, टैक्स इवेजन है इलीगल, ये इलीगल ही है। जैसे अब ये इलीगल का मतलब क्या है, ये ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करना जिससे आप देखो, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन कोई कंपनी क्यों कर रही है, कंपनी दोनों का पर्पस क्या है, पैसे का, पैसा तो हम भी कमाना चाहते हैं लेकिन अभी टैक्स ले पता क्यों कर रही है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन क्यों कर रही है कंपनी, मतलब टैक्स को कम देना ताकि प्रॉफिट मार्जिन हमारा बढ़ जाए। हाँ देखो, ये वाली टैक्स देना कम करती है लेकिन ये लीगल है, ये भी टैक्स देना कम करती है लेकिन इलीगल प्रैक्टिस है। अभी कैसे होती है, जैसे मानो कि आपसे गवर्नमेंट ने डेटा मांगा एक कंपनी हो कि भैया अपना डेटा दो, किस लैब में आ रहे हो, बताओ हमको,
तो पता चला तुम्हारी स्लैब ऐसी है कि तुम 22% पे आ सकते थे। कंपनी को पता है कि अगर हम सब दे देंगे डेटा तो 22% में आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ऐसा है, डेटा ही ना दो गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट का डेटा ही नहीं पहुंचेगा तो हम 22% में आएंगे नहीं, पता है कैसे चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, हर्षद मेहता को नहीं छोड़ा। तुम कौन हो? हर्षद मेहता को याद है? क्या मूवी देखी है? वो मरा ही हार्ट अटैक से बेचारा, तक परेशान कर लिया, ईडी सीबीआई ईडी। मुझे रोना आ गया, मैं कहा मत करो यार। अभी मेरे मोबाइल में उसी की टोन लगी हुई है। हाँ अभी भी लगी हुई। सुनो तो क्या हुआ, अब देखो गवर्नमेंट, अभी आपने क्या किया, आपने डेटा नहीं दिया, डेटा देना चाहिए था, अब बाद में गवर्नमेंट को पता चल गया, इल्लीगल है ना। बस तो तुम गए पैसा देने से, लेकिन बाद में क्या होगा, तुम्हारे पे पड़ेगी पेनल्टी। तो इट इज जस्ट कॉल्ड एज टैक्स इवेजन। तो ये जो बीईपीएस का प्रोसेस है ये टैक्स अवॉइडेंस से हो रहा है, ध्यान से देखना। अब जो ये बीईपीएस है, यहां तक आई होप की स्टोरी समझ में आ रही होगी। एक बार मैं रिकॉल कर दूं पूरा। देखो क्या होता है, मैंने बोला था कि कॉर्पोरेट टैक्स का इंपॉर्टेंस है। कॉर्पोरेट टैक्स जब ज्यादा होता है तो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती, कम होता है तो कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं। कंपनीज बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करें तो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एकदम 0% कर रखा है, लाइक बहामास। तो वो कंपनीज जो एफडीआई को बढ़ाने के लिए उन्होंने कर तो रखा है, लेकिन इसको कंपनी ने किसी दूसरे नजरिए से देखा, कहा हाँ जन्नत हो तुम तो, उसको कहा टैक्स हेवन। तो जो एमएनसी थी कि ना, अब रुको बेटा बताते तुम्हारे पास आ रहे भी हम, तुम्हारे के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, खाली ऑफिस खोल देंगे लेकिन पैसा तुम्हारे क्या आएगा। तो उन्होंने दो तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया। एक क्या किया, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस इवेजन दोनों ही क्या कर रही है, टैक्स को कम करने के लिए बात कर रही है। टैक्स अवॉइडेंस लीगल है, लूप होल में देख के काम किया जाता है, अब इवेजन इलीगल है, अनइथिकल है। अब टैक्स अवॉइडेंस का यूज करके क्या होता है कि हमने जो प्रॉफिट यहाँ, जो आपको टैक्स यहाँ पे देना था, उसको शिफ्ट करवा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे ये जो टैक्स मिलता, जो उसका टैक्स बेस था, उसका बेस इरोड हो गया ना, और जो इरोड हो गया तो जो टैक्स का बेनिफिट था, प्रॉफिट था, वो कहाँ शिफ्ट हो गया, बहामास में। इसको क्या बोलते हैं, बीईपीएस। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, बीईपीएस की जो ये प्रॉब्लम है, ये जब 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इसके बाद ओईसीडी एंड G20 ने मिलके एक एग्रीमेंट साइन किया था। एग्रीमेंट साइन किया था कि हम इसके ऊपर थोड़ी लगाम लगाएंगे, और इस एग्रीमेंट को जब साइन किया तो इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है, इंडिया इसका पार्टिसिपेंट है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट हुआ था ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था, अभी भी हमेशा लूप होल्स को निकाल लिया जा रहा है, लूप होल्स को निकाल लिया जा रहा है। तब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी एक नया मैकेनिज्म अगेन ओईसीडी ने इंट्रोड्यूस किया था। ओईसीडी ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीएमटी, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। यहां पर एक चीज और, अभी यहां पर नहीं आएंगे हम, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई, बहुत इंपॉर्टेंट छूट गई, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बताओ, हमने बोल दिया कि 22% जो टैक्स यहां पे दिया जाना था वो शिफ्ट हो गया यहां पर। क्वेश्चन आता है कैसे हो गया? ऐसे गवर्नमेंट ऐसे तो जाने नहीं देगी। अब इंडिया से 22% उठा के बहामास लेके जा रहे तो कैसे लेके जाएंगे? शेल कंपनी कह सकते हैं, शेल कंपनी जो कॉन्सेप्ट है वही है, लेकिन वो वर्क किस तरीके से कर रहा है, कुछ मैकेनिज्म। जैसे यहां से पैसा उठ के यहां गया, अब इंडिया इतने शरीफ तो है नहीं कि भाई तुम्हें जाने देंगे हम, या कोई भी कंट्री इतना शरीफ तो नहीं ना है, तो कुछ तो है। तो वो कौन से ऐसे प्रोसेस थे जिनके जरिए से ये चीज चली गई, और बड़े बहुत खूबसूरत से नाम है, एक दो के नाम बता रहा हूं। देखो, एक को बोलते हैं आईपी रिस्ट्रक्चरिंग, दूसरा वर्ड है थिन कैपिटलाइजेशन, मेंस में लिख दोगे ना, एग्जाम में खड़ा हो जाएगा। हाँ क्या, तुम्हें नंबर देने में हम हैं। और नेक्स्ट वर्ड है डबल आयरिश एंड डच सैंडविच, डबल आयरिश एंड डच सैंडविच। थिन कैपिटलाइजेशन कभी ना सुना है ना सुनोगे, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। देखो, डबल आयरिश एंड डच सैंडविच,
देखो अभी कैसे वर्क करती है, एक चीज देखना बस, हटा रहा हूँ उसको। देखो हम लोग थिन कैपिटलाइजेशन पे फोकस करेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, खाली ये वर्ड देख लो, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना, बाकी चीजें अपने आप चीज हो जाएंगी। थिन कैपिटलाइजेशन, देखो ये कैसे प्रोसेस होता है। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी है, कंपनी 1 है, और दूसरी कंपनी है कंपनी 2। यहां पे मान लो इंडिया में है ये 22% है टैक्स रेट, और यहां पे मान लो 0% बहामास पहुंच गया। सिंपल सी बात। अब मान लो कोई एक कंपनी है जो कि यहां पर अपने आप का एस्टैब्लिशमेंट करने जा रही है, ध्यान से देखना, क्या करने जा रही है, अपने आप का एस्टैब्लाइजेशन करने जा रही है। तो कोई भी कंपनी को एस्टैब्लिश करने में बहुत सारा रुपया लगता, हाँ? ठीक है, तो ये क्या काम करेगी, लोन लेगी। अब लोन किससे लेगी, देखो खोपड़ी देखना खरी, लोन लेगी C2 से। C2 कहां पर है, बहामास में मान लो, वहां से लोन लेगी, ठीक है। तो ये पैसा उठा के किनको देंगे, इनको देंगे। अब जो ये वाली कंपनी है, ये वाली कंपनी है, इनकी जो पेरेंट कंपनी है वो कोई एक ही है। मतलब ये जो, जैसे मान लो गूगल है, तो गूगल पेरेंट कंपनी होगी जो यूनाइटेड स्टेट में, बाकी इंडिया में भी उसकी सब्सिडियरी कंपनी है, यहाँ पे भी उनकी सब्सिडियरी कंपनी। इन्हीं ने क्या कहा कि हम इंडिया में अपनी कंपनी खोलने जा रहे हैं, बिजनेस इनको करना है, तो इन्होंने कहा हम लोन ले रहे हैं। कहाँ से ले रहे हैं, बहामास वाले से, ठीक है। अब वो उनको लोन दे देगी। अब होगा क्या, अब ये आया बढ़िया तरीके से बिजनेस करने लगे, स्टेबल हो गए, बिजनेस करने लगे। अब बिजनेस में मान लो इनका जितना भी, मान लो 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ, और 1000 करोड़ रुपए इनका रेवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है। तो इंडिया में बात क्या होती है, प्रॉफिट के ऊपर जनरली बात होती है। कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा प्रॉफिट पे लगता है, रेवेन्यू पे नहीं लगता, मर जाएंगी नहीं तो कंपनियां, हाँ मर जाएंगी। तो प्रॉफिट 100 करोड़ रुपया हुआ। अब ये करेंगे क्या, रेवेन्यू का जो 900 करोड़ रुपया था, इनके बाकी के एक्सपेंडिचर में चला गया, इनपुट लाने आउटपुट करने में 100 करोड़ रुपए के बचे। अब ये कहते हैं अच्छा यार 100 करोड़ रुपए में 22% टैक्स देना, मतलब कि बहुत 78 करोड़ हमें मिलेगा खाली। तो इन्होंने कहा अब रुको बचाते हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि हमने जो है वहाँ से बहुत सारा लोन लिया था, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट जा रहा है, इतना इंटरेस्ट जा रहा है, 50% का इंटरेस्ट जा रहा है। तो बहुत सारा पैसा इन्होंने कहा ट्रांसफर कर दिया, कह रहे हमारी लायबिलिटी है, यहाँ पे पैसा चला गया। अब मतलब 50% इंटरेस्ट उन्होंने वहां दे दिया, अब इनके पास कितना बचा, थोड़ा ही सही। तो अब कॉर्पोरेट टैक्स देने की जो लायबिलिटी है वो बहुत कम हो गई। बात समझ रहे हो, इन्हीं, और देखो सारी मैकेनिज्म में कंपनी एक ही है। इन्हीं को अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करने में जो लोन चाहिए था, उन्हीं ने कहां से लिया, इनसे लिया, बहुत सारा लोन लिया, कंपनी स्टैब्लिश कर ली, यहां पर बिजनेस किया, यहां पर जो प्रॉफिट कमाया, और प्रॉफिट में से टैक्स देना नहीं चाहती हैं। तो टैक्स ना देने के लिए या कम देने के लिए इन्होंने क्या किया, टैक्स अवॉइडेंस को फॉलो किया। टैक्स अवॉइडेंस में क्या बोला, उनके हिसाब से, जिनके ने बताया कि आप ये दिखा दो कि आपने जो लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इतना जा रहा है कि हम आपको टैक्स देने के कैपेबल ही नहीं, अगर हैं तो बहुत कम आपको दे पाएंगे, क्योंकि बहुत सारा पैसा हमारा टैक्स में चला जा रहा है। ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसको बोलते हैं थिन कैपिटलाइजेशन। डिटेल जाने की जरूरत नहीं भाई, ध्यान रखना कि थिन कैपिटलाइजेशन ये वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है, BEPS में एक अप्रोच है। और एक और भी देख लो, डबल आयरिश वाली भी लगे हाथ देख लो। डबल आयरिश और डच सैंडविच का मतलब क्या है, देखो एक कंपनी है आयरलैंड में, हाँ, दूसरी कंपनी है आयरलैंड में, तीसरी कंपनी है नीदरलैंड में। डच को नीदरलैंड बोलते हैं, हाँ। तो होता क्या है कि ये जो आयरिश में जो पहली कंपनी है, इससे प्रॉफिट शेयर होता है यहाँ पर, यहाँ से प्रॉफिट जाता है यहाँ पर, और यहां पर मान लो कि इनको टैक्स देना पड़ रहा है 12.5%। तो आयरलैंड में अगर कोई कंपनी है तो वहां के लीगल लॉ के हिसाब से एक प्रोविजन ये है कि अगर कोई एक कंपनी बाहर की है और वो इंडिया में, आयरलैंड में आगे कोई अपना बिजनेस करती है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगेगा वो किसके आधार पर लगेगा, उस कंपनी की ओरिजिनल प्लेस के आधार पर लगेगा। अब देखो आयरलैंड में जो कंपनी है, डच में जो कंपनी है, या आयरलैंड में कंपनी है, और जो बहामास में कंपनी है, ये तीनों सब चारों एक के हैं, डिटेल नहीं जाना है, चारों एक ही हैं। अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है कि यहां से प्रॉफिट निकलेगा, इनके पास गया, इनके पास निकला, इनके पास गया, इनके पास निकला, इनके पास गया। इसमें बस एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आयरलैंड वाला प्रोसेस है,
ये काम क्या करता है, इनका एक रूल है कि भैया अगर कोई बाहर की कंपनी आयरलैंड में आकर कोई बिजनेस करती है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स होगा, वो जो टैक्स है ये उस कंपनी के जहां पर ये मेन इसकी ओरिजिनल कंपनी है उसके आधार पर लगाया जाएगा, वही लोग इसके ऊपर लगाएंगे। तो इनकी ओरिजिनल कंपनी मान लो बहामास में इन्होंने दिखा दी, तो ये क्या करेंगे, 0% टैक्स है, सारा पैसा। ये प्रोसेस है, इसको डिटेलिंग नहीं जाननी है। बस अभी क्या है देखो, यहाँ पे डबल आयरिश का मतलब क्या है, डबल आयरिश डच, बीच में सैंडविच हुआ जा रहा है, डबल आयरिश डच सैंडविच का मैकेनिज्म है। अब इनके क्लॉज के हिसाब से बस ये वर्ड यूज हो रहे हैं, आपको डिटेल नहीं जाना, आपको क्या जानना है कि डबल आयरिश डच सैंडविच है क्या, थिन कैपिटलाइजेशन है क्या, और इसी तरीके से आईपी रिस्ट्रक्चरिंग है क्या, ये बस ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये प्रोसेस होते हैं BEPS के। आईपी रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आईपी रिस्ट्रक्चरिंग में भी कुछ इसी तरीके की, मान लो जैसे एक कंपनी यहाँ पर है, एक कंपनी यहाँ पर है, होता क्या है, ये कहती है कि हमने जितने मेरे पास कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये जब जो है जितने भी हैं, ज्योग्राफी, सब कुछ हमने भेज दिए इनको और इनसे ले लिए पैसे, और जो भेजने आने में जो हमें रॉयल्टी लग रही है वो इतनी है कि हम आपको टैक्स नहीं दे सकते। तो इसको बोलते हैं आईपी का रिस्ट्रक्चरिंग है, इनका दे दिया इनको, लेकिन अल्टीमेटली ये भी उन्हीं का है क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी एक ही है। और इसी तरीके से बहुत है, ग्रीन मार्केटिंग, कई प्रोसेस है, डिटेल में नहीं जाना है। बस जब भी BEPS का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ये वर्ड जरूर यूज करने हैं जो कि BEPS में प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कभी और मन होगा तो एक फ्लो चार्ट ऐसे बना सकते हो, दिखा के ऐसे, हाँ यूं गया यूं गया यूं गया यूं गया, डबल आयरिश वाला तो बना ही सकते हो, एक्सप्लेन नहीं करना है क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट आपसे नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये प्रोसेस था। तो जो BEPS के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिए गए। तो अभी रिसेंट पास में OECD ने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। अब देखो होगा क्या इसका, बहुत ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो कोई कंट्री ए है, इसके यहाँ पड़ता है इसी तरह का कोई टैक्स, जैसे इंडिया में क्या इक्वलाइजेशन लेवी 6% है, हाँ, अब GMT आ जाएगा तो इनका कितना हो जाएगा, 15%, बेनिफिशियली हो जाएगा, बेनिफिशियली कोई हर्ज नहीं है। अब इससे क्या होगा कि जो जो कंट्री इसके मैकेनिज्म में आएंगी उनको इसके साथ कंप्लायंस करना पड़ेगा। अब देखो इसके में एक चीज और भी है, इसके अंदर कुछ रूल भी हैं। जैसे मान लो कि कोई एक कंपनी इंडिया में है, ध्यान से देखना, कोई एक कंपनी ए है जो कि इंडिया में स्टैब्लिश है। जनरल परसेप्शन क्या है, जनरल परसेप्शन क्या है कि इनको कितना % टैक्स पे देना चाहिए था, 15% इनको देना पड़ेगा। अब हुआ क्या कि इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया ऐसी कि टैक्स हेवन कंट्री में, टैक्स हेवन वाली कंट्री जहां पर मान लो कि 2% टैक्स पड़ रहा है, यहां पर ये प्रॉफिट उठा के भेज दिया, यहां पे उठा के नहीं भेज दिया। अब ये टैक्स हेवन वाली कंट्री तो उस एग्रीमेंट में है नहीं, ये तो बात मानेगी नहीं, लेकिन आप हो। तो अब क्या होगा कि जो कंपनी जिसने ये काम किया है तो 15% की जगह कितना दे रही है, 2% दे रही है। तो अब इस कंट्री के पास ये पावर आ गई है, कंट्री के पास पावर आ गई है कि इनको मिलना कितना चाहिए था, 15%, 2% खत्म हो गया, कितना बचा, 13%। 13% ये एक्स्ट्रा टैक्स इस कंपनी के ऊपर लगा देंगे ताकि ये 15 वाले को कंप्लीट कर सके। क्यों? क्योंकि इन्हीं ने 2% का झोला किया है। अब इससे क्या होगा कि इनका यार चाहे बाहर जाओ चाहे अंदर रहो, हमको तो 15% देना पड़ेगा, तो यहीं रह जाओ। इट्स अ गुड आइडिया। बात समझ में आ रही है? कर दे रहा हूं। देखो अगेन न्यूज़ में क्या है कि जो न्यूज़ जो आई थी गूगल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी से संबंधित थी, उसमें क्या हुआ था कि हर कंट्री जो है इंडिया में अलग अलग, जो जैसे गूगल है तो गूगल आप इंडिया में बिजनेस करता है लेकिन टैक्स देने की लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं है। तो क्यों, कैसे पैसा कमाता है, यहाँ पर एडवर्टाइज करवा के बहुत सारे रुपये कमाता। तो ऐसे मैकेनिज्म पर टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको इक्वलाइजेशन लेवी करते हैं, जिसके बैक में कहीं ना कहीं गूगल था, इसी वजह से उसको गूगल टैक्स भी बोला जाने लगा। वो 6% था, धीरे धीरे करते करते ये 2% ई-कॉमर्स कंपनीज के ऊपर भी लागू हो गया। ये चल ही रहा था तो बीच में जो OECD ग्रुप है उसने एक नए तरीके का मैकेनिज्म GMT को इंट्रोड्यूस किया, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जो कि 15% पूरे वर्ल्ड में लागू होने की बात की गई है। अब ये कैसे लागू होगा, क्या लागू होगा, ये तो अलग की बात है। तो मैटर ये आता है कि ये एग्जैक्टली पूरी स्टोरी, इसकी बिग पिक्चर है क्या। बिग पिक्चर की स्टार्टिंग होती है कॉर्पोरेट टैक्स से।
कॉर्पोरेट टैक्स वो टैक्स है कि जिसके आधार पर यह पता चलता है कि किसी देश में कंपनीज ज्यादा आएंगी या नहीं आएंगी। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कम है तो कंपनीज एफडीआई भी ज्यादा आ सकता है, अगर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा रिलक्टेंट होती है। अब ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये सिग्निफिकेंस है, लेकिन ये जो कॉर्पोरेट टैक्स को कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जो इतना कम कर देती है कि नियरली जीरो के बराबर, लाइक बहामास। इन ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं? टैक्स हेवन। इन द आइज ऑफ सब एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज की आइज में इसको क्या बोला? टैक्स हेवन। क्यों? क्योंकि वो क्या काम करती हैं? टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन का यूज करके इसको ट्रांसफर करने का काम करती हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस? टैक्स अवॉइडेंस इज अ प्रैक्टिस वेयर कंपनीज जस्ट ट्राई टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स, उसको रिड्यूस करना चाहती हैं विद द हेल्प ऑफ लीगल मैनर। इट इज अनइथिकल प्रैक्टिस बट इट इज अ लीगल। क्यों? क्योंकि इसके जो लूप होल्स को उसको सर्च करके करते हैं। और इसी टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर सारा खेल क्या आता है? बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग का। बेस इरोजन का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी टैक्स अवॉइडेंस की प्रैक्टिसेस जिसके जरिए से वहां पर टैक्स बेस इरोड हो रहा है, क्योंकि टैक्स यहां से शिफ्ट हुआ जा रहा है कहीं और, तो क्या हुआ? बेस इरोड हो गया और प्रॉफिट शिफ्ट हो गया। बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये कब होता है? टैक्स अवॉइडेंस के जरिए से होता है। दूसरा हम लोग का क्या था? टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज अ इलीगल प्रैक्टिस। अनइथिकल तो है ही है, लेकिन इलीगल प्रैक्टिस है। पर्पस क्या है? ताकि टैक्स बर्डन को थोड़ा कम किया जाए। टैक्स इवेजन अगर आप करोगे, पकड़े जाओगे, हुरे जाओगे, हैं, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद अब ये जो बीईपीएस है, बीईपीएस करने के कई मैकेनिज्म है, अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें एक दो तरीका क्या है? आईपी रिस्ट्रक्चरिंग है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल उसको सेल आउट कर देते हैं दूसरी कंपनी को, टैक्स हेवन वाले को, तो ये मैकेनिज्म चलता है। दूसरा मैकेनिज्म क्या था? थिन कैपिटलाइजेशन। और चौथा क्या था? और तीसरा कौन सा? हाँ, ये मैकेनिज्म है जिसके जरिए से ये सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन बीईपीएस के ऊपर जो सबसे पहला संज्ञान लिया गया वो 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ओईसीडी और G20 ने लिया था। एक एग्रीमेंट साइन करवाया गया था, इंडिया भी उसका मेंबर था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी इस तरीके की प्रैक्टिसेस चल रही हैं विद द न्यू टेक्निक्स। अब वो क्या है टेक्निक, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ है कि अब इस तरह के मैकेनिज्म को सॉल्व करने के लिए अगेन ओईसीडी आया, और ओईसीडी ने एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं? जीएमटी, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, जिसमें 15% फ्लैट टैक्स पूरी कंट्रीज के ऊपर लगाने के बारे में बात की गई है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेंट है, और अप्रोक्सीमेटली 40 कंट्रीज इसके मेंबर हैं, लगभग 40। और ये 40 कंट्रीज पता है वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी का कितना परसेंट है? वर्ल्ड की 90% इकोनॉमी इन्हीं से कंट्रोल होती है, बाकी 10% वाली है। अब वो कुछ कंट्रीज है जो इसके पार्ट नहीं बने हैं, वो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। कुछ कंट्रीज हैं, नाम भी लिख लो उसके, कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 4 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ओईसीडी के जीएमटी को अभी भी साइन नहीं किया है। कीनिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, ये हो गया। उसके बाद आई थिंक इतना मोर देन सफिशिएंट है, बस ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज है। नेक्स्ट टॉपिक है नियो बैंक्स। नियो बैंक्स था ना, नियो बैंक्स, नियो बैंक्स, नियो बैंक्स। अभी अगर मैं बैंक का नाम लूं, ठीक है, अगर हम अभी बैंक का नाम लें तो एक तरीके वो हमको सर्विसेज कैसे देते हैं? अगर मैं कोई भी बैंक का नाम लूं, जैसे एसबीआई है, कोई भी बैंक है, वो हमको सर्विसेज कैसे देता है? वो टू वे अप्रोच को फॉलो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमनी अप्रोच। क्या बोला जाता है उसको? ओमनी अप्रोच या ओमनी चैनल अप्रोच उसको बोलते हैं। जैसे नॉर्मल बैंक है वो ओमनी चैनल अप्रोच। ओमनी चैनल अप्रोच का मतलब क्या है कि वो हमको फैसिलिटीज ऑफलाइन मोड में भी देते हैं और ऑनलाइन मोड में भी दे रहे हैं। ऑफलाइन मोड का मतलब क्या है कि उनके बैंक्स हैं, बैंक्स की ब्रांचेस हैं, एटीएम हैं, हम जाए वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस हो, वहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हैं, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप, इनके ज़रिए से हमें वो बेनिफिट दे सकते हैं।
अब इसके बरअक्स में एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग नियो बैंक बोलते हैं। नियो बैंक का मतलब होता है ऐसे बैंक जिनकी कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, ये टोटली वर्क कर रहे हैं ओनली ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड पे ओनली ये ट्रीट कर रहे हैं। बस इस पे ध्यान रखना है कि अब देखो ये जो नियो बैंक है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड पे वर्क कर रहे हैं। अब इसके कुछ बेनिफिट हैं, कुछ नुकसान भी हैं। बेनिफिट क्या हो सकते हैं कि भाई हम लोग ईजीएस्ट वे में अवेलेबल हो सकते हैं। नुकसान ये हो सकते हैं कि ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब जो नॉर्मल आपके बैंक्स होते हैं कहीं ना कहीं उसमें आरबीआई बहुत तरीके से रेगुलेटर का वर्क करता है, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट में क्या है भाई, माइट भी पॉसिबल हो सकता है, माइट भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तो एक ट्रस्ट इनके साथ डेवलप नहीं होगा। बहुत डिटेल नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि नियो बैंक्स आर दोज बैंक्स जो अपना वर्क का मोड है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन फेज में रखें, और इनके रिस्पेक्ट में जो आपके ट्रेडिशनल बैंक्स हैं ये ओमनी चैनल अप्रोच को फॉलो करते हैं। ओमनी चैनल अप्रोच का मतलब ये ऑफलाइन मोड में भी अपनी सर्विसेज देते हैं और ऑनलाइन मोड में भी अपनी सर्विसेज देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई अपडेशन नहीं है इसमें, तो इसमें इतना जाने